जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल हमने आपसे चर्चा की थी संविधान की, संविधान सभा की, और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने आपको कल बताया संविधान किसे कहते हैं, फिर तो उसमें हमने आपको बताया कुछ सिद्धांतों और नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, वो संविधान कहलाता है। फिर हमने आपको संविधान कितने प्रकार का होता है, तो हमने आपको बताया संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान के बारे में हमने आपको बताया कि लिखित संविधान को हम निर्मित संविधान भी कहते हैं, और लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। फिर हमने आपको बताया अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मतलब वो संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान न लिखे न गए हों और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने न किया हो। उदाहरणों के तौर पर यदि हम देखें तो लिखित संविधान में भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, और अलिखित संविधानों में हम कह लेते हैं ब्रिटेन का संविधान। फिर हमने आपको नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। जैसे हमने आपको ये बताया था, प्रश्न पूछा भी गया था टीजीटी में, कि संविधान सभा का पहला विचार किस देश ने दिया था, तो हमने आपको उत्तर में बताया था संविधान सभा का जो पहला विचार था वो ब्रिटेन ने दिया था। व्यक्तिगत तौर पे यदि बात की जाए किस व्यक्ति ने कहा था, तो हेनरी मैन ने कहा था। फिर हमने आपको बताया कि विश्व का पहला लिखित संविधान यदि किसी ने लागू किया तो अमेरिका ने किया था, और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। फिर हमने आपको एक चीज़ और बताई कि पहली संविधान सभा का निर्माण कहाँ हुआ था, अमेरिका में। फिर उस संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे। फिर आपको बताया गया था भारत में संवैधानिक विकास। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको इतने बताया था कि सबसे पहले 1895 में तिलक का स्वराज विधेयक आया था, जिसमें संविधान सभा का पहला दर्शन होता है। कब? 1895 में तिलक का स्वराज विधेयक आया था, जिसमें संविधान सभा का दर्शन होता है। फिर हमने आपको क्या बताया, फिर हमने आपको ये बताया कि 1916 एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग की गई। फिर आपको नोट में कुछ पॉइंट डलवाए गए थे। जैसे प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की पहली मांग कब की गई थी, तो कांग्रेस के मंच से 1934 में की गई थी और मुंबई अधिवेशन से की गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर पूछा गया था किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, ये प्रश्न पूछा गया है। किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, तो हमने आपको बताया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की पहली मांग की थी। फिर उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की यदि किसी ने मांग की थी तो वो मानवेंद्र राय थे। फिर हमने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बाह्य हस्तक्षेप के बिना संविधान का निर्माण हो। ये मांगे थी जो करी जा रही थी, लेकिन सरकार ने यदि पहली बार इन मांगों पर अमल किया तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए, अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त प्रस्ताव के जरिए संविधान सभा की मांगों को मान लिया था। लेकिन निर्वाचित संविधान सभा की मांग जो मानी गई थी वो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर किया गया था। फिर हमने आपको बताया कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था।
पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, बी एलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। इसने अपनी रिपोर्ट में जो जो बातें कही थी उसे लागू किया गया, कुछ को छोड़ा गया, कुछ को लागू किया गया। फिर हमने आपको बताया संविधान सभा में कितने सदस्य थे, दलीय स्थिति क्या थी। दलीय स्थिति के बाद हमने आपको बताया संविधान के मेन बिंदु कौन थे। फिर इन सारी चीज़ों की चर्चा होने के बाद हमने आपको बताया था संविधान सभा की बैठकें, और सारी बैठकें हमने आपको बता दी थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9, 11, फिर 13 दिसंबर। जिस बात पे हमें चर्चा करना था वो ये था कि संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियां गठित हुई थी, उस पर हमें चर्चा करनी थी, तो उसको आज हम देख लेते हैं। तो हमारा संविधान सभा का जो सब टॉपिक है वो संविधान सभा में प्रमुख समितियां। एक तरफ हम देखेंगे समिति, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष। तो सबसे पहली समिति जो थी वो थी झंडा समिति। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। दूसरी समिति कार्य संचालन समिति। अध्यक्ष थे के एम मुंशी। तीसरी समिति की यदि हम बात कर लें तो समिति थी राज्य समिति। राज्य समिति डैश विशेषज्ञ समिति। राज्य समिति विशेषज्ञ समिति। संघ शक्ति समिति डैश है संघ शक्ति समिति। अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथे पे चलते हैं, हम कुछ और समितियों के बारे में देखते हैं। मूल अधिकार समिति। अल्पसंख्यक समिति। और रियासत समिति। इनके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और देख लेते हैं, प्रक्रिया समिति। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कुछ प्रमुख समितियां थीं जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे संविधान सभा के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, झंडा समिति, अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी थे। राज्य समिति, विशेषज्ञ समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, रियासत समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया समिति, इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब 2-3 पॉइंट्स है जिसे आप नोट में लिखिएगा। नोट में पहला लिखिएगा, संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संवैधानिक, नोट का पहला पॉइंट है संविधान के संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आप कहेंगे BN राव। पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, लेकिन BN राव से हम काम चला लेते हैं। नोट का पहला पॉइंट था। नोट का दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, देखिए, संविधान के प्रारूप के परीक्षण के लिए, संविधान के प्रारूप के परीक्षण के लिए 29 अगस्त 1947 को, नोट में है ये सारी चीज़ें। उम्मीद है ये हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। हमने आपको पहला नोट में पहला पॉइंट क्या बताया कि संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम आपको क्या बता रहे हैं उसको आप सुनिएगा। संविधान में संवैधानिक समस्याओं के परीक्षण हेतु एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष 6 सदस्य। यदि सदस्यों की हम बात कर लें तो KM मुंशी थे। 6 सदस्यों में KM मुंशी, आयंगर, AK अय्यर, मोहम्मद साहदुल्ला, खेतान, 1 2 3 4 5, और एक जो और सदस्य थे वो BL मित्तल साहब थे। BL मित्तल। हमने आपको नोट में दूसरा पॉइंट जो लिखवाया उसमें हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको ये बताया है कि संविधान के प्रारूप के निर्धारण के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 6 थे। अध्यक्ष कितना था? 1 थे। अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बताया भीमराव अंबेडकर। सदस्यों की बात की जाए तो KM मुंशी थे,
आयंगर थे, A.K. अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.D. खेतान थे और B.L. मित्तल थे। प्रश्न क्या पूछा जाता है उसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न यहाँ से 2-3 हैं। प्रश्न यहाँ से 2-3 हैं। पहला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर प्रश्न पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी ने पूछा था, मैंने भी गलत किया था। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा क्या प्रश्न पूछा था। पूछा ये था कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति गठित हुई थी उस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। क्या प्रश्न था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो हम लोग तो एग्ज़ाम में जल्दबाजी में रहते हैं, हमने तुरंत 7 वो सदस्य पूछा था, ना कि अध्यक्ष सहित। तो वो सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 6 है। प्रारूप समिति कब गठित हुई थी, तो आप बता दीजिएगा 29 अगस्त 1947। अब नोट का दूसरा पॉइंट है। अब नोट का तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा। बार बार इस समय का सबसे लेटेस्ट प्रश्न चल रहा है, यदि संविधान सभा की बात कर ली जाए तो प्रश्न ये चल रहा है कि संविधान को लिखा किसने है। तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को लिखा किसने है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो इनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। नोट में आपको 3 पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट आपको ये बताया गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव साहब थे। फिर आपको ये बताया गया संविधान के प्रारूप के निर्धारण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति गठित हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर जी के अतिरिक्त उसमें 6 सदस्य और थे। सदस्यों का नाम आपको बताया गया। कि K.M. मुंशी थे, H.G. आयंकर थे, A.K. अय्यर साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.L. मित्तल थे और D.P. खेतान थे। ये लोग सारे लोग उसके सदस्य थे। फिर जो तीसरा पॉइंट बताया गया, जो इस समय का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है, वो यही चल रहा है कि संविधान को लिखा किसने है। तो संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब हैं। ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, प्रारूप समिति ने क्या किया। प्रारूप समिति ने समस्त उपबंधों पर चर्चा करने के बाद, समस्त प्रक्रियाओं को पर चर्चा करने के बाद उनका परीक्षण किया, उन पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने सारे संवैधानिक विचारों पर चर्चा करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को संविधान सभा के समक्ष सुपुर्द कर दिया। संविधान को संविधान सभा को सौंप दिया। प्रारूप समिति ने समस्त अनुच्छेदों के प्रारूपों पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया। इसे सौंपे जाने के बाद इस पर 3 वाचन हुआ था। कितना वाचन हुआ था? तो पहला जो वाचन हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, पहला वाचन ये आपका हुआ था 4 नवंबर से
8 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा ने प्रारूप समिति ने किसे सौंपा? संविधान सभा को। अब संविधान सभा ने इसके एक एक अनुच्छेदों पर चर्चा शुरू की और पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से लगाकर 8 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जो आपका दूसरा वाचन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। जो तीसरा वाचन हुआ था वो आपका शुरू हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यही बताया कि प्रारूप समिति ने समस्त अनुच्छेदों पर परीक्षण करने के बाद या संविधान का परीक्षण करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को संविधान सभा को सौंप दिया। सौंपे जाने के बाद इस पर 3 वाचन हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जो हुआ वो 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 अक्टूबर 1948 तक। जो तीसरा वाचन हुआ वो 14 नवंबर 1949 से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अब 26 नवंबर 1949 तक होने के बाद एक एक प्रावधानों पर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित और अधिनियमित कर लिया। और राष्ट्रीय महत्व के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया और शेष संविधान जो आपका लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि प्रारूप समिति ने समस्त संविधान के प्रारूप का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद संविधान सभा में इस पर 3 वाचन हुआ। जो पहला वाचन हुआ था वो आपका 4 नवंबर से लगाकर 8 नवंबर 1948 तक हुआ था। जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। और जो तीसरा वाचन हुआ था वो आपका 14 नवंबर 1949 से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। इन वाचनों के बाद संविधान के एक एक प्रारूपों पर चर्चा करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित कर लिया। राष्ट्रीय महत्व के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब इससे संबंधित कुछ नोट हैं, कुछ प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको आप लिख लीजिए। नोट करके एक एक प्रश्न को आप लिख लीजिए, उस पर चर्चा भी हो जाएगी। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था?
पूछा था कि संविधान सभा की, ये सारी चीज़ें नोट में जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो आप कह दीजिएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप कह दीजिएगा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1949 को हुई थी और इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी, ये प्रश्न था आपके सामने। संविधान सभा की आप बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, अंतिम पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें कितने सदस्यों ने, तो आपके देखा 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। नोट का दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा। नोट का दूसरा पॉइंट है आपकी जो मूल संविधान था, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में था। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में था। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में था। इसमें 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थीं। नोट का पहला पॉइंट आपने लिखा, अब दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि मूल संविधान जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। तीसरा आप लिखिएगा, हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि, हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में अंत तक शामिल नहीं हुआ। मतलब हैदराबाद देसी रियासत थी, उसका जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। प्रश्न पूछा गया किस देसी रियासत का प्रतिनिधि संविधान सभा में अंतिम समय तक शामिल नहीं हुआ था, तो वो हैदराबाद आपकी देशी रियासत थी। फिर आपका चौथा पॉइंट आप देखिएगा, नोट का चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, संविधान सभा ने 22 जुलाई, ये प्रश्न पिछली बार पीसीएस में पूछा था 2020 में, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। पांचवा पॉइंट आप लिखिएगा, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। पांचवा पॉइंट आप लिखिएगा, सॉरी छठवां होगा, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया था।
अगला जो भी पॉइंट होगा आप उसको डाल के लिखिएगा। अगले पॉइंट्स को आप लिखिएगा। संविधान के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला पॉइंट जो भी उसको आप लिखिएगा, जो भी आपका हो। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ये आपका हो गया संविधान सभा, और संविधान सभा से रिलेटेड जो भी मुख्य पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए गए। अब नेक्स्ट हम जिस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, वो हमारा है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। क्या है हमारा टॉपिक? देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। हमारा टॉपिक क्या है? देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। इसके पहले हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, जल्दी उनके टेस्ट आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने जो आपको पढ़ाया था वो भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के अंदर हमने सारे एक्ट्स और सारे अधिनियम बताए थे। उन अधिनियमों में हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी, कब कब कौन सा अधिनियम आया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई थी। फिर हमने आपको संविधान का निर्माण, संविधान सभा कैसे कैसे संविधान सभा बनी, उसका इतिहास क्या था, उस पर क्या क्या तथ्य थे, वो सारे तथ्य आपको नोट करके करवा दिए गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, तो इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद देशी रियासतों का भारतीय संघ में हम विलय करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या प्रावधान किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत आज़ाद होगा, भारत आज़ाद होगा, पाकिस्तान भी आज़ाद होगा और देशी रियासतें भी आज़ाद होंगी। हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या प्रोविज़न किया गया था कि भारत भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान भी आज़ाद होगा और देशी रियासतें भी आज़ाद होंगी। देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प रखा गया था कि देशी रियासतें चाहें तो अपना विलय भारत में कर लें, चाहे तो अपना विलय पाकिस्तान में कर लें, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखिए, चाहे तो स्वतंत्र रहें। ये 3 ऑफर उन्हें किए गए थे देशी रियासतों को।
चाहे तो अपना विलय भारत में कर लें, चाहे पाकिस्तान में कर लें, चाहे अपना विलय, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखें। अब हम लोग आगे चलते, ये था आपका, ये भी प्रावधान किया गया था कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, नहीं तो यूएनओ इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब ये बन गया। अब देखते हैं कैसे देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो जब देश आज़ाद हुआ, छोटी बड़ी सारी रियासतों को मिलाकर कुल 565 देशी रियासतें थीं। 565 देशी रियासतें थीं। इन 565 देशी रियासतों में से 539 देशी रियासतों ने भारत में विलय किया। 23 देशी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय किया। और 3 ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यही चीज़ बताई कि जब देश आज़ाद हुआ, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर कुल 565 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 539 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय किया, 23 देशी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय किया और 3 ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखा। अब 539 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय क्यों किया, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उस चर्चा करने से पहले एक चीज़ आप नोट करके लिखिएगा वहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का विस्मारक अब भारत का विस्मारक तो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसे आप सुन लीजिए। देखिए, विस्मारक जो थे वो जर्मनी के थे। विस्मारक कहाँ के थे? तो आप कह दीजिएगा जर्मनी के थे। उन्हें जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का एकीकरण किया था, इसीलिए सरदार पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। अब चर्चा हम कर रहे थे कि अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय क्यों किया था। देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय क्यों किया था? उसके 3 प्रमुख कारण थे। देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय क्यों किया था? अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय कर लिया। 565 देशी रियासतों में से 539 ने विलय कर लिया। ऐसा क्यों किया? तो आप कह दीजिएगा इसमें 3 प्रोविज़न किए गए थे भारतीय संविधान में। पहला जो प्रोविज़न किया गया था वो ये किया गया था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। दूसरा क्या कहा गया था? पीवी पर्स दिया जाएगा। अभी इस पर चर्चा हो जाएगी, पीवी पर्स। और तीसरा कहा गया था आपके राजा का पद बना रहेगा, यानी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय क्यों किया? उसका 3 रीजन था। सबसे पहला रीजन था संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार होगा, और आप जानते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को है। दूसरा कहा गया था पीवी पर्स दिया जाएगा। अब पीवी पर्स क्या, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
पीवी पर्स का अर्थ होता है बजट का कुछ हिस्सा। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का कुछ हिस्सा जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो वो देशी रियासतें जो अपना विलय भारतीय संघ में करेंगी उनको बजट में कुछ अलग से हिस्सा दिया जाएगा। ये आपका पीवी पर्स होगा। देशी रियासतों और ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से भारतीय संघ में अधिकांश राज्यों ने विलय किया था। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय करने से और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को एकीकृत करने से और एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ। पटेल योजना के अंतर्गत इन्हें ABCD करके 4 राज्यों में बांटा गया। ABCD करके 4 राज्यों में 4 राज्य इकाइयों में बांटा गया। कुल 27 राज्य इकाइयां थी उस समय, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा व्यवस्था कर दी गई। अब ये ABCD राज्य करके नहीं होंगे, वो होंगे क्या? राज्य 2 ही प्रकार के होंगे, एक राज्य शासित राज्य दूसरा केंद्र शासित राज्य। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको इन 3 कारणों की वजह से देशी रियासतों, अधिकांशतः देशी रियासतें भारत में विलीन हुई और इनके विलीन होने के बाद क्या किया गया कि सरदार पटेल योजना के अंतर्गत देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने से और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के मिलने से एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ, जिसमें राज्य की 4 इकाइयाँ बनाई गई, 4 तरह के राज्य बनाए गए ABCD करके। इस तरह कुल 27 राज्य थे, कुछ राज्य A में, कुछ B में, कुछ C में। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई? व्यवस्था ये की गई कि अब राज्य 2 ही प्रकार के होंगे, एक राज्य शासित प्रदेश, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अब नोट में कुछ पॉइंट आप लिखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पहला नोट का पहला पॉइंट आप लिखिएगा नोट का। देखिए, आपको बताया गया जब देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय का प्रस्ताव लाया गया था तो उन्हें अलग से पीवी पर्स दिया गया था, मतलब बजट का कुछ अलग से हिस्सा दिया गया था। लेकिन 26वें संविधान संशोधन छब्बीसवें संविधान संशोधन 1971 द्वारा पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा है, पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या कहा गया था? संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर विधिक या कानूनी अधिकार होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब आपका जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था वो आपका मौलिक अधिकार न होकर के क्या होगा? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार होगा। एक चीज और थी, राजा का पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो राजा का पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया, जिसके तहत वो पद और प्रतिष्ठा वाला बात भी समाप्त कर दी गई। और अब हम चर्चा करेंगे उन तीनों राज्यों को जिनका भारतीय संघ में विलय किया गया था। तो सबसे पहली बात आती है, जो 3 देशी राज्य थे या देशी रियासतें थीं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहती थीं, उनमें से पहला जो आता है वो आता है जूनागढ़। जूनागढ़ 3 थे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहते थे। एक था जूनागढ़,
दूसरा था हैदराबाद, तीसरा आपका जम्मू और कश्मीर। तो हम देख रहे हैं जूनागढ़। अब जूनागढ़ की आप स्थिति को देखिए। ये था आपका जूनागढ़। भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से अच्छा था, लेकिन जूनागढ़ जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इतने ही पूछा जाएगा, जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, तो आप कह दिएगा जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। जनमत संग्रह, जूनागढ़ का भारतीय संघ में जो विलय किया गया था वो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति आपने देखी। अब यहाँ की राजनीतिक स्थिति आप देखिए। राजनीतिक स्थिति ये थी कि यहाँ के शासक थे मोहम्मद महावत खान। महावत खान शासक मुस्लिम, जनता हिंदू। सरदार पटेल भारत के विस्मार के चाहते थे कि जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो, लेकिन ये विलय हो नहीं रहा था। इसी बीच मोहम्मद महावत खान ने काम किया। 8 सितंबर 1947 को इसने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में विलय की घोषणा 8 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। 12 सितंबर अपने पहले पाकिस्तान भाग गया था। 1947 को यह निर्णय हुआ कि यहाँ जनमत संग्रह होगा, और जब जनमत संग्रह हुआ तो 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। हमने आपको क्या बताया, 3 देशी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। इनमें पहली थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति देखिए तो आज के गुजरात राज्य में पड़ता है, जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ का जो भारतीय संघ में विलय किया गया था वो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। जूनागढ़ का शासक था मोहम्मद महावत खान, लेकिन जनता हिंदू थी। ये अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहता था, और इसने 8 सितंबर 1947 को अपना जूनागढ़ में विलय कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। 12 सितंबर के बाद ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह के आधार पर 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हैदराबाद देशी रियासत का भारतीय संघ में विलय, जिसको हम देखेंगे कल। धन्यवाद।